Hi everyone, I hope you guys are well and today I'm going to make a video on adverbs. Adverbs के वर्ड ऑर्डर को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में और इस वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ अमित सिंह के कहने पर। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है वर्ड्स के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं यानी इस चीज का पता जो हमें वर्ड्स देते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस वीडियो में एडवर्ब्स और उनके टाइप्स को डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज आप 9-10 के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो आपको पहले से पता होना चाहिए सारे एडवर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं। मेन मैं जो वीडियो में कवर करने जा रही हूँ जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है वो ये कि एडवर्ब्स का ऑर्डर आपको सुटेबल जहां पर वो फिक्स हो सकता है वहां पे आपको प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सरसाइज है, असाइनमेंट है आपका कि ब्रैकेट में एडवर्ब्स दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि सेंटेंस में ये कहाँ फिट होगा, आपको सुटेबल पोजीशन पर प्लेस करना है। जैसे कि ऑलमोस्ट लगाना है तो कहाँ पे आएगा, हैव ऑलमोस्ट आएगा और द मैसेज ऑलमोस्ट हैव कंप्लीटेड आएगा या कंप्लीटेड द वर्क ऑलमोस्ट आएगा, यानी ऑलमोस्ट कहाँ पे फिट हो सकता है, राइट। तो ये आपको मैं इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ कि वर्ड ऑर्डर क्या होता है एडवर्ब्स का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की क्या मेन पोजीशन होती है। सबसे ज्यादा जो आप एडवर्ब्स यूज करते हो सेंटेंसेस में या एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं आपसे, वो होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? तो बच्चा एडवर्ब्स जैसे कि आपको पता है कि वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? यानी एक्शंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि वो इवेंट या वो एक्शन कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन इट हैपेंस, इट अकर्स, उसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई काम यूजुअली हो रहा है, आम तौर पर हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी कि बार बार हो रहा है। जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, एवर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं बच्चा ये कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला जो आपको कमांड लेना है वो ये लेना है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या सही पोजीशन होता है सेंटेंस में। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे और एक जगह नोट्स बना लोगे, आप बस 1-2 बार उस चीज को लिख लेना कहीं पर, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा वो फॉरएवर, राइट। तो देखो, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रखे जाते हैं वर्ब से पहले। कहाँ रखे जाते हैं बच्चा? वर्ब से पहले। वर्ब आपको पता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दे वर्क हार्ड। अब बताइए सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्क है। अब हमें इस सेंटेंस में मान लीजिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को प्लेस करना है। समटाइम्स है, जनरली है, या फ्रीक्वेंटली है, या यूजुअली, इनको हमें फिक्स करना है। तो भाई सबसे पहला रूल ये होता है कि आप वर्ब से पहले रखोगे, वर्ब से पहले, बिफोर द वर्ब हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं। तो यहाँ पर दे वर्क हार्ड में अगर ऑलवेज आ रहा है तो वर्क से पहले आएगा, जनरली आ रहा है तो दे जनरली वर्क हार्ड, दे यूजुअली वर्क हार्ड, दे ओकेजनली वर्क हार्ड, दे समटाइम्स वर्क हार्ड। अंडरस्टैंडिंग? सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पहला रूल है, वो जो चीज आपको बेसिक्स में कवर करनी चाहिए वो ये कि वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात एक स्टेप आगे और बढ़ती है। वो स्टेप एक आगे और इसलिए बढ़ती है क्योंकि कभी कभी किसी सेंटेंस में केवल वर्ब अकेले नहीं आती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव वर्कड हार्ड। अब आप इस सेंटेंस में बताओ वर्ब कहाँ है? वर्कड है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव भी मौजूद है। तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मौजूद हो तो भी हम वही रूल लगाते हैं कि हमारी वर्ब यानी जो मेन वर्ब होगी उससे पहले हम उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लेस करेंगे। या मैं ये बोल दूं कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आप उसको प्लेस करेंगे। पहला क्या सीखा आपने कि अकेले अगर वर्ब आ रही होगी, मेन वर्ब आ रही होगी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही होगी तो वर्ब से पहले लगाओगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस करोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। फॉर एग्जाम्पल दे हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। अंडरस्टैंडिंग? सो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बिफोर द वर्ब, एंड इफ द वर्ब इज मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब अकेले दी गई है तो बिफोर द मेन वर्ब,
और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ रही हैं तो आप कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ता है हमारा रूल ये बढ़ता है बच्चा कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स से मिलकर बनती है, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, जैसे हैज बीन थर्ड फॉर्म आ गया सेंटेंस में, तो विल हैव बीन आ गया, अगर ऐसा है तो फिर आप जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को प्लेस करोगे वो लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। हेल्पिंग वर्ब में अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो जो पहला वर्ड होगा उसके फौरन बाद हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएगा। जैसे कि सेंटेंस है, ही हैज बीन प्रेज्ड फॉर हिज वर्क। आप देख सकते हो प्रेज्ड यहाँ पे मेन वर्ब है और हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब अभी मैंने आपको रूल क्या बताया था, रूल मैंने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब आ जाती है एक ही सेंटेंस में तो हम दोनों के बीच में लगाते हैं क्या, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स इंक्लूडेड है, हैज बीन आ गया, तो क्या हैज बीन के प्रेज्ड के बीच में लगाओगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैज बीन में जो हैज आ रहा है वो उसके बाद आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आता है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे आपको समझना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। पहले क्या सीखा आपने, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और तीसरी चीज क्या सीखी, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर आप पहले वर्ड के बाद में ही उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लेस करोगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही हैज ऑफन बीन प्रेज्ड फॉर हिज वर्क। रूल एक स्टेप और आगे बढ़ता है, वो ये कि कभी कभी सेंटेंस में नॉट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है, डज नॉट, विल नॉट, डू नॉट, इस तरीके से आएगा। तो फिर आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को नॉट के बाद प्लेस करना है, इसके बाद नॉट के बाद। तो आपका एग्जाम्पल हो सकता है ही डज नॉट वर्क हार्ड, और यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी फिक्स करना है, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज लगाना है, तो आप कहाँ पर लगाओगे, नॉट के बाद, ही डज नॉट ऑलवेज वर्क हार्ड। ओके, रूल एक स्टेप और आगे बढ़ता है, वो ये कि जब कभी आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट के बाद लेते हो, हाले हुए सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका गए हैं, और आपको यहाँ पे एवर लगाना है, राइट, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यानी यू के बाद लगाओगे, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू दे कम टू सी यू, यहाँ पे आपको मान लीजिए ऑफन लगाना है, तो फिर आप कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद यानी दे के बाद, डू दे ऑफन कम टू सी यू। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सेप्शन ध्यान रखना है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आता है तो हम उसके बीच में ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को प्लेस करते हैं। जैसे अनु हैज ऑफन फॉरगॉटन हर पेन, दे विल नेवर अग्री टू हिज सजेशन। याद है ना आपको, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, अगर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, ठीक, तो फिर उस केस में ये वाला रूल नहीं लगता है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बीच में प्लेस करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाओगे। ही ऑफन हैड टू बोरो मनी, वी ऑलवेज यूज्ड टू लाइट अ फायर इन विंटर। ओके, तो देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फिर से सुनिएगा, बहुत इजी है सारी चीजें। मैं एक बार और रिकॉल करा देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमने ये सीखा कि अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब से पहले लगाओगे, बात खत्म। एग्जाम्पल आपके पास है, दे ऑलवेज वर्क हार्ड, शी ऑफन लीव्स विदाउट परमिशन। लीव्स आ रहा है खाली, यानी केवल मेन वर्ब आ रही है, केवल वर्क आ रहा है, केवल मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब केवल आएगी तो आप उस कहाँ लगाओगे, उस मेन वर्ब से पहले लगाओगे, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़े हम कि अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है और मेन वर्ब भी आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, ठीक है। यार मैंने एक एक्सेप्शन बताया, वो एक्सेप्शन मैंने ये बताया कि अगर हैड टू हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव टू हेल्पिंग वर्ब आ गई, यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ना रखकर आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है। He often had to borrow money, we always used to light a fire in winter. ओके, कवर्ड सेकेंड रूल। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनी हो, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, ओके, और उसके बाद आपको मेन वर्ब दी हो, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आपका हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होता है उसके बाद लगाते हो,
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के एग्जैक्ट बीच में नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में आपके दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप कहाँ लगाओगे, पहले वर्ड के बीच बाद में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ऑफन बीन प्रेज्ड फॉर हिज वर्क, शी हैज रेयरली बीन टोल्ड दैट शी इज ब्यूटीफुल। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट आ जाता है तो नॉट के बाद हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं, जैसे ही डज नॉट ऑलवेज वर्क हार्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हम प्लेस करते हैं हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, डू दे ऑफन कम टू सी यू। अब इसके बाद कुछ और एडवर्ब्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑल्सो, हार्डली, जस्ट, मेरली, नियरली, नॉट ओनली। ये सारे एडवर्ब्स वही रूल्स फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज मील। आप देख सकते हो हैड थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपने ऑलमोस्ट को रखा है। सिमिलरली, he has quite forgotten, he is still trying, understanding? So helping verb मेन वर्ब के बीच में आप प्लेस करो, ये वही तो रूल है जो अभी मैंने आपको ऊपर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में समझाए थे। अब दो एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, ऑलरेडी और सून, इसको आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में भी रख सकते हो और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी मेट हिम, आप देख सकते हो हैव और मेट के बीच में रखा है और इसको आपने लास्ट में भी लगा दिया है, तो भी आपका सही माना जाएगा। सिमिलरली, वी विल सून रीच द टाउन, विल और रीच के बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आया है, लेकिन आप उसको लास्ट में भी लगा दोगे तो भी ये ओके कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है एडवर्ब का, वो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने उसमें ज्यादातर जो वीडियोस बनाई है ट्रांसफॉर्मेशन पे, जरूर मैं इस चीज को कवर करती हूँ। देखो, होता ये है स्कार्सली और हार्डली और इस तरीके के जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं बेटा, स्कार्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, ना के बराबर, हार्डली मतलब ना के बराबर। तो ऐसे जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, अगर इस सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं तो इसके फौरन बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। स्कार्सली हैड द रेन स्टॉप्ड, हार्डली हैड द कार स्टार्टेड। और स्कार्सली का जो पेयर होता है वो व्हेन होता है, हार्डली का जो पेयर होता है वो व्हेन होता है, ठीक है। लास्ट रूल है आपका इसमें वो ये कि अगर आपको कोई ऐसा एडवर्बियल फ्रेज आ रहा है, केवल एडवर्ब नहीं आ रहा है, एडवर्बियल फ्रेज आ रहा है, नहीं, तीन तीन वर्ड्स के मिलके एडवर्ब आ रहे हैं, जैसे एवरी 6 months, एवरी अदर डे, ट्वाइस अ मंथ, ये सारे के सारे जो एडवर्बियल फ्रेज आ रहे हैं अगर सेंटेंस में, जो कि हाउ ऑफन का आंसर होते हैं, यानी कोई काम कितनी बार हो रहा है, एवरी अदर डे हो रहा है, एज ऑफन एज यू विश हो रहा है, तो ये जो फ्रेजेस अगर आते हैं तो इनको हम लोग सेंटेंस के एंड में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ टेस्ट एवरी 6 weeks, शी विजिट्स हर आंटी ट्वाइस अ मंथ, वी प्ले फुटबॉल एवरी अदर डे। अब एक छोटा सा आपको अलग से रूल मैं आपको पढ़ाती हूँ स्ट्रेस्ड एडवर्ब्स करके। देखिए, स्ट्रेस्ड एडवर्ब्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं कि हम सेंटेंस में उसको स्ट्रेस डालने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि तुम हमेशा ऐसी करती हो, सिर्फ हिंदी में बोलते हैं ना, हमेशा, अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसी इंग्लिश में जो इसकी इंग्लिश होती है ऑफन या हो गया या ऑलवेज हो गया, तो अगर सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के लिए इसको यूज किया जा रहा है तो स्ट्रेस डालने के लिए आप उसको सेंटेंस में कहीं भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, जैसे ही हैज डन हिज बेस्ट एक सेंटेंस है, यहाँ आपको ऑलवेज को प्लेस करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये ऑलवेज वगैरह कहाँ रखे जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। ही हैज ऑलवेज डन हिज बेस्ट, करेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस डालने के लिए बोलना चाहते हो ही ऑलवेज हैज डन हिज बेस्ट, तो भी आपका करेक्ट है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। अब आप पूछोगे मैम कैसे पता चलेगा कि उसमें स्ट्रेस डालना है कि नहीं डालना है, तो इस अगर आप वहां पे हैज डन के बीच में लगा दोगे, आपको नहीं पता है कि स्पीकर ने स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया ऑलवेज या नॉर्मल बात कर रहा है वो, तो इट्स अप टू यू, आप चाहे उसको हैज डन के बीच में रखो, चाहे आप हैज के पहले लगा दो, ठीक है। इस तरीके से ऑफन, ठीक, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब से जस्ट पहले रखते हैं, जैसे ही विजिट्स अस लिखा हुआ है, तो आप ये अगर करते हो ही ऑफन विजिट्स अस तो भी ओके है, लेकिन स्ट्रेस डालने के लिए यहाँ पर लास्ट में रखा गया ही विजिट्स अस ऑफन। ओके, सिमिलरली नेवर के साथ है, नेवर कई बार सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाता है, वरना जैसे ऑलवेज यूज करते हैं, ऑलमोस्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नेवर वहीं पर ही आता है, जैसे कि आई हैव नेवर मेट सच अ फूलिश पर्सन। लेकिन इसी बात को जब आप स्ट्रेस डालने के लिए नेवर यूज करते हो तो फिर आप नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, क्योंकि अभी अभी ऊपर बताया था कि आपको नेगेटिव एडवर्ब के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लानी होती है। नेवर हैव आई मेट सच अ फूलिश पर्सन। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको ये समझाया गया है कि अगर कोई एडवर्ब स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया जा रहा है तो इट्स अप टू यू, अप टू योर नीड। सेंटेंस में आपको कैसे बोलना है, कहाँ पे यूज करना है, इट्स अप टू यू, आप कहीं भी लगा सकते हो,
ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आपकी बुक में और दिया गया है, वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब होता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से किया। मैनर का मतलब क्या होता है, ढंग, तरीका। तो किस तरीके से किया जा रहा है वो काम, वो आपको अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में तो उन एडवर्ब्स ऑफ मैनर को आप सेंटेंस के एंड में रखते हो। जैसे कि ही पेंटेड द पिक्चर, कैसे, बहुत बुरी तरीके से पेंट किया। वेरी बैडली कहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर सेंटेंस के लास्ट में रखे जाते हैं। द गुड्स हैव बीन केयरफुली पैक्ड और द गुड्स हैव बीन पैक्ड केयरफुली, बोथ आर करेक्ट। जो आपका असाइनमेंट दे रखा है 1, 2, 3 पेज नंबर पे, वो मैं आपको पूरा करवा देती हूँ। पहले सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट को प्लेस करना है। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट और जो भी एडवर्ब होते हैं, ज़्यादातर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी या मैंने पीछे बताया था, वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे आएगा हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हर द वर्क, ठीक है। सेकेंड है हाफ एन आवर एगो। हाफ एन आवर एगो ये क्या है, ये आपका टाइम बता रहा है। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं, जो मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे पीछे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम को ज्यादातर आप लास्ट में ही रखते हो, सेंटेंस के लास्ट में। द चिल्ड्रन अराइव्ड हाफ एन आवर एगो, ठीक है। तो जनरली लगाना है आपको, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने आपको बताया था। कहाँ पे आता है आपका, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले आता है। तो क्या हो जाएगा, शी जनरली डज गुड वर्क। सेंटेंस नंबर 4, यहाँ पे डजंट आ रहा है, डज नॉट। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट आता है सेंटेंस में तो नॉट के बाद आप एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को रखते हो। तो शी डजंट ऑफन रेफर टू अ डिक्शनरी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको नेवर को प्लेस करना है। हैज और थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप प्लेस कर दोगे। हैज नेवर हार्ट विल बी योर आंसर। 6th में आपको प्लेस करना है फॉर 2 months। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडवर्बियल फ्रेज हो और चाहे आपका एडवर्ब टाइम हो, उसको आपको लास्ट में रखना होता है। तो यहाँ पे आएगा ही हैड बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 months। सेंटेंस नंबर 7 आपका क्वेश्चन है और मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट के बाद रखते हो कोई भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द वर्कमैन। तो क्या हो जाएगा, हैव द वर्कमैन नियरली फिनिश्ड पेंटिंग द सीलिंग, ओके। सेंटेंस नंबर 8 इज आवर टीचर हैज मार्क्ड दोस पेपर्स एंड यू हैव टू प्लेस जस्ट। तो मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है। तो हैज जस्ट मार्क्ड विल बी योर आंसर। Sentence number 9, they were hardly able to hear what he said. The last will be she still doesn't play volleyball और she does not still play भी सही होगा आपका, क्योंकि not के बाद आप रख सकते हो। लेकिन still एक ऐसा एडवर्ब है जो स्ट्रेस्ड भी होता है, तो उसको आप सब्जेक्ट की फॉर्म बाद भी ला सकते हो। she still doesn't और she doesn't still play football, both are correct। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक सेंटेंस में एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब मैनर एक साथ दिए होंगे। तो आपको उसका वर्ड ऑर्डर लगाना है, पहले कौन सा एडवर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो देखिए जनरल जो रूल होता है वो होता है एमपीटी। एमपीटी यानी एडवर्ब मैनर आप पहले रखते हो, यानी काम किस ढंग से किया जा रहा है वो आप पहले बताते हो। फिर वो कहाँ किया जा रहा है, प्लेस आता है। फिर वो कब किया जा रहा है, टाइम आता है। एमपीटी इज द जनरल ऑर्डर, ठीक है। मैनर, प्लेस और टाइम। तो एमपीटी में अगर पीटी दिया गया है तो पीटी आपको ऑर्डर हो जाएगा, अगर एमटी दिया गया है तो एमटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो ये कि प्लेस और टाइम में अगर आपको टाइम को एम्फेसाइज करना है, टाइम को खास करके बताना है सेंटेंस में, आपको बताने के लिए आपका जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट बहुत है। तो आप टाइम को पहले रख दो और बाद में आप प्लेस को रख दो। यानी जनरल तो एमपीटी होता है, मैनर, प्लेस, टाइम। प्लेस पहले आएगा फिर टाइम आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में हम टाइम को ज्यादा एम्फेसाइज यानी स्ट्रेस डालना चाहते हैं, टाइम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जगह के बजाय। तो उस केस में आप टाइम को पहले रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे लेफ्ट टुडे फॉर जापान। कहाँ गए, जो स्पीकर होगा कहाँ गए पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा होगा, इस पे जोर दे रहा होगा कि कब गए। दे लेफ्ट टुडे फॉर जापान, अंडरस्टैंडिंग। तो इट्स अप टू यू। अच्छा, आप अगर लिख देते हो दे लेफ्ट फॉर जापान टुडे, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज एमपीटी इज द करेक्ट ऑर्डर। बट it depends on the speaker कि if he wants to emphasize the adverb time तो वो आपको पहले यूज करना पड़ सकता है। इसी तरीके से एडवर्ब टाइम एम्फेसाइज करने के लिए आप सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लगा सकते हो। जैसे soon he left for Europe या yesterday he left for Europe. If you write like this, he left for Europe soon or he left for Europe yesterday, it's correct। लेकिन अगर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हो तो आप टाइम वाला जो एडवर्ब है उसको आप सेंटेंस के बिगिनिंग में रख सकते हो। तो हमने जनरली क्या सीखा, जनरली ये सीखा कि एमपीटी इज द करेक्ट ऑर्डर, बट हम
अगर टाइम को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं तो वो प्लेस से पहले भी आ सकता है, और अगर कभी कभी जरूरत पड़ने पर आप सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आप टाइम को ला सकते हो। इसके अलावा सेंटेंस में अगर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है और साथ साथ आपका हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज डन ये दिया गया, कितने बार वो काम हो रहा है वो दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है टाइम के साथ साथ, तो आप फ्रीक्वेंसी पहले बताओगे और टाइम को बाद में रखोगे। She went to the library several times last week. You cannot write like this कि she went to the library last week several times. नहीं, टाइम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ आएगा, पहले आएगा और फिर आपका यहाँ पे टाइम आएगा। Another example is he went there often in 1997. तो पहले आपने प्लेस बता दिया, प्लेस के बाद टाइम रखा है, लेकिन टाइम से भी पहले क्या बताया, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ऑफन इन 1997। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है 1997, लेकिन ऑफन वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इस आपने कहाँ रखा, टाइम से पहले। ओके, ही वेंट देयर ऑफन इन 1997। अब सीधा असाइनमेंट की बात करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर है, आपको इन फ्रेजेस को आपको ऑर्डर में लेके आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया MPT, मैनर प्लेस टाइम, यहाँ पे मैनर तो नहीं दिया गया है कि काम कैसे हो रहा है, प्लेस दिया गया है आपका टू हिज हाउस, और टाइम दिया गया है यस्टरडे, और नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया 3 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया कि आप प्लेस को पहले और टाइम को बाद में रखते हो। MPT, PT इज द करेक्ट ऑर्डर, लेकिन आप टाइम को पहले भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन आपको जो सेवरल टाइम्स या नंबर ऑफ टाइम्स दिया रहता है वो कहाँ रखना है, आपको टाइम से पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा I went to his house 3 times yesterday. Yesterday को आप पहले ला सकते हो, yesterday I went to his house 3 times. Both sentences are correct. सेकेंड हो जाएगा we had never been there before. never एक फ्रीक्वेंसी है जो कि had और थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आया है, और there यहाँ पे प्लेस हो गया, और before यहाँ पे क्या हो गया, टाइम। तो प्लेस पहले आता है, टाइम बाद में आता है, PT होता है, आपको याद है। We had never been there before. Next हो जाएगा when I called on him yesterday afternoon, he had almost finished plowing the field. Sentence number 4. Have they nearly finished sweeping the floor in the kitchen? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी या कुछ एडवर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। So have they nearly finished sweeping the floor in the kitchen? Sentence number 5. The classrooms were thoroughly cleaned last week. Thoroughly cleaned last week. Sentence number 6. He often goes to his parents' home at weekends. इस सेंटेंस में मेन वर्ब आया है तो goes से पहले आपने often को लगाया, ठीक है। 7th sentence. Last year he was often reminded to pay attention in class. Last year he was often reminded to pay attention in class. The last sentence is she will hardly be able to complete her education this year. She will hardly be able to complete her education this year. तो क्लास 9 टोटल इंग्लिश में जितनी एक्सरसाइजेस दे रखी थी एडवर्ब्स वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड मैंने कंप्लीट करवा दी है। क्लास 10th टोटल इंग्लिश की बुक में एक एक्सरसाइज दे रखी है, सेम टॉपिक सेम चैप्टर है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। अगर 10th के बच्चे देख रहे होंगे तो उन्हें फायदा हो जाएगा और 9th वालों को और प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी सेम एक्सरसाइज है, आपको प्लेस करना है ब्रैकेट में दिए गए एडवर्ब्स को। तो पहला आंसर आपको समझ आ रहा होगा, हैज बिकम के बीच में ऑलरेडी आएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा। स्टिल एक ऐसा स्ट्रेस एडवर्ब होता है, आप नॉट के बाद भी रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और शी के फर्म बाद भी रख सकते हो। शी स्टिल डज नॉट प्ले क्रिकेट या शी डज नॉट स्टिल प्ले क्रिकेट, बोथ आर करेक्ट। थर्ड सेंटेंस हैज अ ब्रदर, और आपको यहाँ पे लगाना है ऑलवेज। तो मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्ट के बाद लाना होता है। हैज हर ब्रदर ऑलवेज बीन अ टीचर। Fourth will be I was hardly able to hear what she said. Fifth will be sometimes we deceive ourselves. और अगर आपको ऐसे ना तो we sometimes deceive ourselves, that is also correct. तो emphasize करने के लिए, stress डालने के लिए sometimes को आप पहले भी लगा सकते हो, sometimes we deceive ourselves और we sometimes deceive ourselves. तो प्रेफरेंस आप उस सेंटेंस को दिया करो जो जनरल सेंस आ रहा हो, ठीक है। जनरल सेंस यही आता है कि कभी कभी हम खुद को धोखा देते हैं, ठीक है। हम कभी कभी खुद को धोखा देते हैं, ये बात नहीं बोल जाती, कभी कभी हम खुद को धोखा देते हैं, ये ज्यादा कहना सही होता है। तो समटाइम्स वी डिसीव आवरसेल्व्स, इसको आप प्रेफरेंस दोगे। सेंटेंस नंबर 6 टुडे को आप लास्ट में रखोगे। आई हैव सीन द रिपोर्ट टुडे। 7th इज ही जनरली डज गुड हर वर्क। 8th विल बी आई नो देम क्वाइट वेल। 9th will be they were able to hear clearly what she said. 10th will be
ही के बाद सब्जेक्ट के बाद लिख के आना ही हैज ही merely glanced through the newspaper. 11th won't any would not के बाद आएगा ever he would not ever give us our share. 12th will be he did fairly well in the interview. 13th will be he does not often refer to a dictionary. 14th will be do you usually make many mistakes? The teacher has marked these papers properly. Now this brought me to the end of the session. I hope the explanation is fruitful. How was the explanation? Let me know in the comment box. And if you are new to my channel, please subscribe it for such more videos. Thank you for watching.